दुआ ज़हरा और ज़हीर कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद जहाँ पर वो रहे वो घर कहाँ था, कैसे इलाके में था, कैसा लाइफस्टाइल रहा उनका शादी के बाद। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खलारा भी था, गंद भी पड़ा हुआ था और बाद में वो लोग कहते रहे जी कि हम लोग शिफ्टिंग करने वाले थे, इस वजह से वहाँ पे खलारा था। ये झूठ बोला गया था उन खातून की तरफ से। दुआ ज़हरा यूट्यूब चैनल बनाने वाली है और वो लाइव आया करेगी और ज़हीर के साथ बैठ के लाइव सेशन किया करेगी, व्लॉग्स बनाया करेगी। मालिक मकानों ने कहा कि जब लड़की का ये केस सामने आया 51 डेज़ ये लोग फरार रहे और बाद में चिश्तियाँ के इलाके से ये लोग पकड़े गए, तो जब वापस ये लोग दुआ को लेके इस घर में आए तो 2 महीने गुजर चुके थे और 2 महीने का किराया इन्होंने नहीं दिया था। फिर जब उन लोगों ने मांगा तो उन्होंने अपनी फ्रिज सेल की और उनको किराया दिया। इन लोगों के हालात इतने नहीं थे कि ये इतने बड़े केस को हैंडल कर सकते। जहाँ हम गए थे मकान मालिक ख़वातीन ने हमें बताया कि आज तक हमने ज़हीर को 10 माह में कभी किसी जॉब पे जाते नहीं देखा, किसी काम पे जाते नहीं देखा, घर में ही होता है और पता नहीं मोबाइल पे क्या करता है हमें नहीं। दुआ ज़हरा जो है वो अंडर 50 जो है वो कंसीडर की गई है। दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनका शुरू दिन से यही मानना है कि हमारी बेटी जो है वो नाबालिग है, उसका निकाह नहीं हो सकता। इन्होंने बहला फुसला के उसको वरगला के साथ ले गए हैं और उसका निकाह शो किया है। अगर मेरा ख्याल है कि उसके पेरेंट्स ना खड़े होते अब तक तो वो बहुत सारी जगहों पे आगे स्मगल हो चुकी होती। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल निम्रा अली ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। हम लोग यूट्यूब पे अक्सर ही एक वीडियो देखते हैं जहां पर एक लड़की है और एक लड़का है। उनकी एक बहुत ही ज़्यादा स्टोरी मशहूर है, एक गेम जिसको पबजी का नाम दिया हुआ है। उस पबजी को खेलते खेलते उनको एक दूसरे से मोहब्बत होती है। फिर एक दूसरे की मोहब्बत में एक लड़की कराची से लाहौर आती है टैक्सी पर, फिर आकर ज़हीर से मिलती है। लड़के का नाम ज़हीर है। फिर उसके बाद वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये आज हम जानेंगे एक यूट्यूबर से। हम लोगों ने उनकी स्टोरी तो सुन ली, लेकिन शादी के बाद दुआ ज़हरा कैसे माहौल में रही, कैसी उसने ज़िंदगी गुजारी, ये हम जानेंगे साइमा से। हमारे साथ साइमा मौजूद हैं जो कि एक यूट्यूबर हैं, ख़ुद ही उनके घर पर गई और उन्होंने देखा कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि भागने के बाद, शादी तो नहीं मैं कहूँगी, भागने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा साइमा, दुआ ज़हरा और ज़हीर की जब निकाह हो गया, कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद जहाँ पर वो रहे वो घर कहाँ था, कैसे इलाके में था, कैसा लाइफस्टाइल रहा उनका शादी के बाद? देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत बुरा सा घर था या बहुत गंदा सा, या क्योंकि गरीब होना कोई जुर्म नहीं है और इस चीज़ का मजाक उड़ाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप लोगों ने वहाँ की वीडियो दिखाई और बार बार आप लोग कहते हैं कि ये गंदा माहौल, ये गंदगी, ये वो। तो हम उस चीज़ का मजाक उड़ाने बिल्कुल भी नहीं गए थे, बल्कि हम ये दिखाने गए थे कि अब तक जो बताया जा रहा है कि दुआ ज़हरा बड़े अच्छे घर में रह रही है। और पहला इंटरव्यू जो उसका काफ़ी ज़्यादा जिसने तहलका भी मचाया और लोगों को हैरान और परेशान किया, तो वो इंटरव्यू जो है जामे शरीफ वाला इंटरव्यू जिसको मैं कहूँगी, वो इंटरव्यू उसके बेडरूम में किया गया था। तो मैंने वो बेडरूम देखा जिसमें बताया जा रहा था, तो वो बेडरूम बिल्कुल भी नहीं था। और वो जगह कैसी थी वो मैंने वीडियो भी अपलोड की और मेरे साथ जो दूसरी यूट्यूबर खातून गई थी उन्होंने भी अपलोड की और दिखाया भी कि वाकई अंदर का माहौल क्या था। तो ये झूठ बोला गया था उन खातून की तरफ से कि जी दुआ ज़हरा यूट्यूब चैनल बनाने वाली है और वो लाइव आया करेगी और ज़हीर के साथ बैठ के लाइव सेशन किया करेगी, व्लॉग्स बनाया करेगी। तो वो जगह ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खलारा भी था, गंद भी पड़ा हुआ था और बाद में वो लोग कहते रहे जी कि हम लोग शिफ्टिंग करने वाले थे, इस वजह से वहाँ पे खिलाना था। तो कोई वहाँ पर कोई तरतीब नहीं थी। और जो कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा पिज़्ज़ा खाती है और नूडल्स खाती है और इस तरह की चीज़ें खा के पल रही है, हमने तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। हमने सिर्फ लेस देखे और कुरकुरे देखे और ऐसी चीज़ें देखी। तो वो माहौल बड़ा अजीब व गरीब किस्म का था। सिर्फ उनका झूठ हमने पकड़ा। हमने ये नहीं कहा कि वो लोग गंदगी में रह रहे हैं और गरीब हैं, ये वो। हमने उनकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया, बस वो चीज़ हमने पकड़ी। और उन लोगों को तकलीफ़ हुई जो कि ये बता रहे थे कि दुआ ज़हरा बड़ी लैविशिंग लाइफ गुजार रही है। अच्छा, दुआ ज़हरा जो है अपने घर से भागकर, मतलब वो उनके कहने के मुताबिक वो एक टैक्सी में आई जिसका 35,000 रुपये जो है वो किराया बना, फिर 23,000 किराया बना। फिर उसके बाद वो लाहौर आई। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों से फ़ोन लेकर वो ज़हीर को कॉल करती हैं। ऐसा सब कुछ हुआ था? बिल्कुल भी झूठ था। और ये शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे, बल्कि हम नहीं कह रहे थे, बल्कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी लोग हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, वो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि दुआ ज़हरा वहाँ से अकेली आ सकती है, क्योंकि ना तो उस ड्राइवर का कोई उनके पास किराया भी। हाँ, और ज़हीर के जो हालात हमने देखे, उन्होंने मालिक मकानों ने बताया कि जब इनके ऊपर ये इस केस में इन्वॉल्व हुए तो उसके बाद जब 2 माह बाद ये वापस आए तो इनके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे।
अच्छा, मैं रिसेंटली आपसे पहले मैं एक वकील से मिल के आई हूँ जो कि ज़हीर के वकील हैं। उनके कहने के मुताबिक जो दुआ ज़हरा के फ़ादर हैं और जो उनकी मदर हैं वो बहुत एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो ज़हीर है वो उनसे भी ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब बाय नेचर, बाय जैसे लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं उनके, वो बहुत अच्छे हैं। क्या ऐसा है? जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई या जो हमने हक़ाइक़ इकट्ठे किए उसके मुताबिक मालिक मकानों ने कहा कि जब लड़की का ये केस सामने आया, क्योंकि 10 माह से वो उस घर में रह रहे थे, जब लड़की का ये केस सामने आया और 51 डेज़ ये लोग फ़रार रहे और बाद में चिश्तियाँ के इलाके से ये लोग पकड़े गए, तो जब वापस ये लोग दुआ को लेके इस घर में आए तो 2 महीने गुजर चुके थे और 2 महीने का किराया इन्होंने नहीं दिया था। फिर जब उन लोगों ने मांगा तो उन्होंने अपनी फ्रिज सेल की और उनको किराया दिया। तो अब ये बताएं कि ये हालात हैं तो वो इस केस को कैसे अब तक लेके चल रहा है और इतनी भारी भारी वकीलों की फ़ीसेस कैसे दे रहा है। अच्छा, लोगों का कहना ये भी है कि क्योंकि जो ज़हीर है वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और उनकी जो अम्मा है वो मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई काम करती थी, जिसकी वजह से इनका घर का सर्कल चल रहा था। ज़हीर के जो वालिद हैं उनकी डेथ हो चुकी है, वो वहाँ पे नायब कासिद की जॉब करते थे। उनकी डेथ के बाद उनकी वालदा को वहाँ पे उनकी जगह पे रख लिया गया और उसका भाई भी वहीं पे जॉब करता है। और नायब कासिद की जॉब जो होती है उसका जो रैंक होता है, आपको पता ही है कि कोई इतने लैविशिंग लाइफ गुजारने के काबिल तो होता नहीं है। इन लोगों के हालात इतने नहीं थे कि ये इतने बड़े केस को हैंडल कर सकते। समझ से बाहर है कि कैसे ये इसको लेके चल रहे हैं। और जो ज़हीर की बात आपने की कि ये मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम करता है या जो भी कमाता है 70 से 80 हज़ार बकौल ज़हीर के, तो ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि जहाँ हम गए थे मकान मालिक ख़वातीन ने हमें बताया कि आज तक हमने ज़हीर को 10 माह में कभी किसी जॉब पे जाते नहीं देखा, किसी काम पे जाते नहीं देखा, घर में ही होता है और पता नहीं मोबाइल पे क्या करता है, हमें नहीं पता। अच्छा, कुछ अरसा जो है दुआ ज़हरा को लाहौर के दारुल ईमान में भी रखा गया, काफ़ी टाइम वो शेल्टर होम में भी रही, लेकिन आज ही उनको कराची भेज दिया गया है। ज़हीर भी कराची में है, ऊपर से दुआ भी कराची में चली गई, ये क्या सीन है? देखिए, ज़हीर को तो जाना पड़ना ही है क्योंकि उसने अपनी प्रोटेक्टिव बेल ली है 3री दफ़ा। तो अभी उसको 25 तारीख को दोबारा पेश होना है क्योंकि उसकी जो डेट है वो 25 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। दुआ ज़हरा को कराची इसलिए मुंतकिल किया गया है क्योंकि उसके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, जो उनके मेहदी साहब के वकील हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी कि हमारी बेटी को जो है वो कराची में कन्वर्ट किया जाए। और चूँकि पंजाब वाली जो हुकूमत थी उन्होंने सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से इजाज़त ली कि दुआ ज़हरा को सिंध में ट्रांसफ़र किया जाए और फिर अब उसको वहाँ ले गए हुए हैं। तो ज़हीर ने तो जाना ही जाना है। दुआ ज़हरा जो है उसका जाना इसलिए ज़रूरी था कि वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से मिल सके और उसके वालिदैन उससे मुलाकात कर सकें। लेकिन उनके जो वकील हैं ज़हीर साहब के, वो जब दुआ ज़हरा से मिले तो दुआ ज़हरा कहती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। मैंने ज़हीर से मोहब्बत की है, मैं उसकी परवाह करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो कैसे चली गई कराची वालिदैन से मिलने के लिए? देखिए, वालिदैन से मिलने का मैं नहीं कह रही, लेकिन ये कानून था जिसको दुआ ज़हरा को फॉलो करना था और बतौर कानून के मुताबिक ही, अदालत के फ़ैसले के मुताबिक ही दुआ ज़हरा माइनर साबित हो गई थी, तो उसको कराची तो जाना पड़ना ही था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी स्टेटमेंट देती रहे और वो कहती रहे कि मैंने ज़हीर के साथ रहना है। चूँकि इनका निकाह भी जो है वो मशकूक करार दे दिया था अदालत ने, तो अब उसको जाना तो पड़ना था, तो इसलिए अब उसको कराची ले गए हैं। अब जो दुआ ज़हरा की अगली स्टेटमेंट आएगी या जो भी उसका अगला बयान आएगा, फिर देखना ये होगा कि वो क्या कहती है। अच्छा, निकाह से एक बात याद आई कि उसके 2-3 मेडिकल्स हुए हैं, जिसमें एक में उसकी जो एज है वो निकाह के बराबर बताई जा रही है और एक में बताया जा रहा है कि वो निकाह के काबिल ही नहीं है। तो असल हकीकत क्या है? पहला जो टेस्ट हुआ है वो तो फेक था और उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो दुआ ज़हरा के बयान के मुताबिक बना था। और जो दूसरा उसका टेस्ट किया गया था वो तारीख़ का सबसे पहला और बहुत बड़ा जो है वो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जो कि इससे पहले किसी केस में ऐसा नहीं हुआ। और 12 डॉक्टरों की टीम थी, 11 या 12 डॉक्टर्स की टीम थी, जिसमें सारे माहिर डॉक्टर मौजूद थे और उनके फ़ैसले के मुताबिक दुआ ज़हरा जो है वो अंडर 15 जो है वो कंसीडर की गई है। तो अभी एज के मुताबिक वो माइनर थी और ये चाइल्ड मैरिज जो है वो कंसीडर की गई और उनके मुताबिक ही दुआ ज़हरा जो है वो नाबालिग है। और सिंध और पंजाब के कानून के मुताबिक दुआ ज़हरा जो है वो निकाह के काबिल नहीं साबित हुई, इसलिए उसको दारुल अमान भेजा गया। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा और मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो सब सामने आती रहेगी। अच्छा, वीडियोस में बताया जा रहा है कि जो ज़हीर के अम्मा अब्बा हैं उन्होंने उनके फादर तो है नहीं, जो ज़हीर की अम्मा हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दुआ ज़हरा को, लेकिन जो दुआ ज़हरा की फैमिली है वो ज़हीर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। क्या वजह?
देखिए दुआ ज़ारा के जो पेरेंट्स हैं उनका शुरू दिन से यही मानना है, शुरू दिन से उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमारी बेटी जो है वो नाबालिग है, उसका निकाह नहीं हो सकता। इन्होंने बहला फुसला के उसको वरगला के साथ ले गए हैं और उसका निकाह शो किया है। अगर मेरा ख़्याल है कि उसके पेरेंट्स ना खड़े होते अब तक, तो वो बहुत सारी जगहों पे आगे स्मगल हो चुकी होती। उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं तो इसलिए दुआ ज़ारा जो है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट हुई है और एटलीस्ट उसको कहीं और शिफ्ट नहीं कर सके ये लोग, तो इसलिए ये सारा हुआ है। और अब देखें आगे क्या होता है। दुआ ज़ारा जो है वो पिछली बातें तो छोड़े, जो कुछ हो गया, लेकिन दुआ ज़ारा अब कराची चली गई है और उम्मीद है कि उसको पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त भी मिल जाएगी। जब वो मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई अच्छा बयान सामने आएगा। अच्छा, स्मगल से एक बात मुझे याद आई कि जब दुआ ज़हरा लाहौर आई थी तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा था कि जो ज़हीर है वो एक गैंग से ताल्लुक़ रखता है जो कि लड़कियों को ऐसे ही फुसला के लेकर आता है, फिर उसको आगे स्मगल करता है। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए ज़हीर के बारे में जो भी मालूमात हैं उसके बारे में तो हम खासा नहीं जानते, क्योंकि हम उसके सिर्फ घर गए हैं और आगे पीछे से मालूमात इकट्ठी की हैं, तो हमें नहीं पता चला कि आसपास के लोगों से कि ये वाकई गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, इसकी वैलिड इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब ज़हीर प्रॉपर जेल में जाएगा और कानून के शिकंजे में आएगा। तो जब वो सलाखों के पीछे जाएगा, उसका कोई रिमांड लिया जाएगा, तो फिर ही पता चलेगा कि वो किन किन लोगों से और उसके ताल्लुकात थे। अभी तक हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने जो है उसकी स्टोरी की है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने स्टोरी की है। सब मैंने जितनी भी स्टोरीज देखी हैं सब में दुआ ज़हरा को ब्लेम किया जा रहा है कि उसने बेहतर नहीं किया, उसने अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लेकिन उन सब के अगेंस्ट जो है वो एक यूट्यूबर लड़की जो है जिसको दुआ ज़हरा ने सिर्फ उसी को इंटरव्यू दिया है, जुनैरा, तो सिर्फ उसको इंटरव्यू दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि जुनैरा सिर्फ उसी का साथ दे रही है, बाकी कोई क्यों नहीं दे रहा? देखें, जब इंसान सच्चा होता है ना तो वो सबके सामने डट के और खड़ा होकर बात करता है और वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है। तो मैं तो नहीं कह रही, बहुत सारे और भी लोग कह रहे हैं कि जो जुनैरा माहम है उसको फ़ीड करती हैं, उसको बातें जो बताती हैं, जो लुकमा देती हैं, फिर वो वही बोलती है। तो इसीलिए वो शुरू दिन से उसको ही इंटरव्यू दे रही हैं और उसी से मिलती हैं, उसी से उनका राब्ता है, किसी और से वो बात नहीं करती। और सब उनके खिलाफ, हाँ, क्योंकि उनके खिलाफ है। और जो बाकी भी लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं, उन्होंने दुआ के इंटरव्यू किए, वो भी जुनैरा की ही टीम से हैं, तो इसलिए वो उन्हीं गिने चुने लोगों को देती है कि अगर किसी और को देगी तो कुछ और ना बोल दे। ओके, अच्छा, क्योंकि अब हम लोगों की जनरेशन ऐसी है कि एक गेम से जो है एक लड़के और लड़की को इतनी हाई मिली, एक फैमिली जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्टर्ब हो गई। तो क्योंकि हमारी आने वाले जनरेशन, मेरा अपना भाई जो है वो पबजी खेलता है, तो आने वाली जनरेशन को आप क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, जनरेशन को मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स की जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। और ज़िंदगी का जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं ना, तो कम से कम अपने माँ बाप को ज़रूर एक दफ़ा पूछ लें या उनसे एक दफ़ा मशवरा कर लें। और यहाँ पर मैसेज मैं उन पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप मत रखें, उनको इतना क्लोज़ अपने रखें कि वो कोई भी फ़ैसला करें, कोई भी चीज़ डिसाइड करें तो आप लोगों के साथ एटलीस्ट एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर लें। इसी के साथ मैं लूँगी इजाज़त, अपना भी एक ओपिनियन देती चलूँगी कि क्योंकि मैं भी जवान हूँ, मैं भी मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो आपके दरमियान या किसी इंसान के दरमियान कोई भी ऐसी बात होती है जो आपको नामुनासिब लगती है, तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से शेयर करें और ख्याल रखें अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। और मुझे दें इजाज़त। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम और स्टोरीज़ के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।